हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एक नेटफ्लिक्स का न्यू रिलीज क्राइम सीरीज़ है। एडोलेसेंस सिर्फ एक क्राइम सीरीज़ नहीं, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो हमें बताती है कि हर एक खामोश बच्चा मासूम नहीं होता। कभी कभी वो अंदर ही अंदर टूट चुका होता है और उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट एडोलेसेंस। ये कहानी है एक 13 साल के बच्चे जैमी की। स्टोरी इज़ लाइक 1 day, 3 day, 3 months एंड 13 months दिस। सो चलो स्टार्ट करते हैं डे 1 से, मतलब कि एपिसोड 1 से। कहानी स्टार्ट होती है डिटेक्टिव ल्यूक और DS फ्रैंक के साथ। जिस तरीके से वो जाते हैं अरेस्ट करने के लिए घर में बहुत सारी फोर्स के साथ, तो फील ऐसा होता है जैसे कि वो किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को अरेस्ट करने जा रहे हैं, मगर वो अरेस्ट करते हैं एक 13 साल के बच्चे जैमी मिलर को। सीरियसली 13 साल का बच्चा, और उसका अरेस्टिंग होती है फॉर द चार्जेस ऑफ मर्डर। मतलब उसने एक मर्डर किया जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। खैर, अरेस्ट होता है, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद ऑब्वियसली पेरेंट्स और उसकी एक सिस्टर है, उसके पेरेंट फादर एडी, उसकी मदर मैंडा और उसकी एक सिस्टर है एल्सा। ये सब उसके साथ पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वहाँ जब भी उससे कुछ भी पूछा जा रहा है या वो जिससे भी मिल रहा है, वो यही कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग। वो सेम चीज़ ही बार बार दोहरा रहा है। उसके बाद उनको बताया जाता है कि अभी उसकी कुछ नॉर्मल चेकिंग होगी, और क्योंकि वो बच्चा है वो अपने साथ एक किसी गार्डियन को रख सकता है, लाइक एज एन फादर या मदर, किसी को भी। वो अपने फादर को चूज़ करता है अपने गार्डियन के तौर पर। एक इंटरव्यू स्टार्ट होता है जहाँ पे DI ल्यूक, DS फ्रैंक, एडी, जैमी और उनका लॉयर होता है। वहाँ पे जब बैक एंड फोर्थ उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसके हर क्वेश्चन के आंसर में वो यही कहता है कि आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ, जिसमें वो रायान और एक और फ्रेंड, अपने 2 कोलीग स्कूल के दोस्तों के बारे में वो बात करता है। वहाँ पे उसके बाद से पूछा जाता है उसके इंस्टा के अकाउंट के बारे में पूछा जाता है, जहाँ पे उसने अपने इंस्टा पे कुछ पिक्चर्स रीपोस्ट की थी। अब वो पिक्चर्स कुछ रीपोस्ट नॉर्मल पिक्चर्स नहीं थी, वो किसी मॉडल्स की पिक्चर्स थी जो कि नॉर्मली 13 साल के बच्चे के लिए ओके नहीं थी, मगर उसने कुछ मॉडल्स की पिक्चर्स पोस्ट की हुई थी। और वहाँ पे उसने कुछ अपनी पिक्चर्स भी इंस्टा पे पोस्ट की हुई थी, जिसके ऊपर कैटी, उसकी क्लास फेलो जो कि उससे 2 साल सीनियर थी, उसने उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स किए हुए थे। तो जिस पे DI ल्यूक उससे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम और कैटी बहुत अच्छे दोस्त हो, जिस पे उसका ये रिएक्शन आता है कि क्या कैटी का ही मर्डर हुआ है, जिस पे DI ल्यूक काफ़ी हैरान होते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि कैटी का ही बारे में बात हो रही है। और वो उसके बाद उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उसे मारा है, तुमने उसका मर्डर किया, जिसमें वो कहता है आई डिडंट डू एनीथिंग। उसमें वो उसके फादर भी उससे पूछते हैं क्या तुमने किया है, वो कहते हैं नहीं, मैंने नहीं किया। उसके बाद फ्रैंक और DI ल्यूक उसको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं जो कि CCTV फुटेज की पिक्चर्स होती हैं, जिसमें वो मर्डर वाली रात केटी का पीछा कर रहा होता है। और फिर एक CCTV फुटेज आती है जहाँ पे उसने केटी को मारा होता है, केटी का मर्डर किया होता है विद अ नाइफ, जिसमें उसने 7 टाइम्स स्टैब्स किया हुआ है केटी को डिफरेंट पोजीशंस पे। और उसके बाद उसके फादर का रिएक्शन आता है। ऑब्वियसली वो रोते हैं, वो उसकी तरफ नहीं देखते, वो दूसरी तरफ देखने लग पड़ते हैं और रोते हैं, और उसके बाद वो उसको हक करते हैं। यहाँ पे एपिसोड 1 एंड हो जाती है। एपिसोड 1 के एंड पे जैसे कि हम सब भी इसी तरह शॉक में थे कि एक 13 साल का बच्चा कैसे किसी का मर्डर कर सकता है। उसके बाद आता है सेकंड एपिसोड, यानी कि डे 3 में डिटेक्टिव DI ल्यूक और DS फ्रैंक वो स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे वो स्कूल में जाके इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे होते हैं मर्डर वेपन के बारे में और मे बी मोटिव के बारे में भी। तो इसलिए वो स्कूल में जाते हैं। उसी स्कूल में डिटेक्टिव ल्यूक का बेटा भी पढ़ता है, जिसका नाम एडम है। स्टूडेंट का उसके बाद जब वो स्कूल में जाते हैं तो स्टूडेंट का बिहेवियर बहुत एबनॉर्मल होता है, लाइक वो बहुत बदतमीज़ हैं, और उनको ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हो रही कि एक लड़की मर चुकी है कि एक लड़की का मर्डर हुआ है। सब लड़कों का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट था, वो उसके बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव को सन को दिखाया जाता है जो कि जिसको स्कूल में बुली किया जा रहा होता है। काफ़ी दूसरे लड़के जो हैं वो उसको बुली करते हैं। जेमी से क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो वहाँ पे वो उनको बताते हैं कि उसके फेवरेट टीचर हिस्ट्री है, फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है। लेकिन जब डे 3 पे सेकंड एपिसोड में डिटेक्टिव स्कूल में जाते हैं, जेमी के स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं
कि जो हिस्ट्री के टीचर हैं वो क्लास में भी मौजूद नहीं है, मोस्टली वो क्लास में नहीं होते और वो जस्ट एक रैंडम वीडियो चला के क्लास का टाइम ज़ाया करते रहते हैं। और जब डिटेक्टिव से बात भी की जाती है, बाद में डिटेक्टिव हिस्ट्री के टीचर से बात भी करते हैं, तो तब उनका रिएक्शन कुछ अजीब सा था। वो उनको बताते हैं कि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है और इतने सारे बच्चों को कैसे संभाला जाए। तो इस पॉइंट पे जब हिस्ट्री कैसे जेमी का फेवरेट सब्जेक्ट है, जहाँ पे उसको ना पढ़ाया जाता है ना कुछ समझाया जाता है, की बेस्ट फ्रेंड रायान को पंच करती है और उसके बाद रायान को फर्स्ट एड दी जाती है, जहाँ पे डिटेक्टिव ल्यूक रायान से बात करते हैं। रायान बजाय इस बारे में बात करने के बजाय कि एक लड़की का मर्डर हो गया या मेरे फ्रेंड ने उस लड़की को मार दिया, वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आप तो अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर थे होंगे, आप तो दिखने में ऐसे हैं, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। वो जस्ट जानना चाहता है कि वो लड़कियों में कितने पॉपुलर है, उसका माइंड सिर्फ एक ही चीज़ की तरह चलता है। उसके बाद डिटेक्टिव का सन उनको कहता है कि आप मेरे साथ आएँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब वो उसके साथ जाता है तो वो उनको बताता है कि ये जो कमेंट्स आपने जेमी की पोस्ट पर देखे हैं, कैटी के कमेंट्स, ये नॉर्मल कमेंट्स नहीं हैं। तो वो करता है, मतलब जिस तरह के हम सब सोचते हैं कि हार्ट भेज दिया तो हार्ट का मतलब हार्ट ही है, बट वो फिर उनको बताता है कि रेड पिल क्या है, ब्लू पिल क्या है, येलो पिल क्या है, और इसके अलावा रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, इन सब हार्ट्स का क्या मतलब है। वो सारी चीज़ों के बारे में उसके फादर को बताता है, जिसके बारे में उसके फादर को पहले यकीन नहीं आ रहा होता। लेकिन वो जब उसका ट्रस्ट नहीं करते तो वो उसको अपने फादर को यही कह रहा होता है कि ठीक है, आपने जिम जाना होगा, आपको काम है, आपने जाना होगा, आप जाएँ। लेकिन उसके फादर उसको कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम मुझे बताओ क्या बात है। वो उसको सारी बात बताता है इंस्टा के बारे में और हर चीज़ के बारे में। तब डिटेक्टिव काफ़ी हैरान हो जाता है ये सुन के कि ये कैसा पर्सपेक्टिव है। उसके बाद रायान ल्यूक को दोबारा से, क्योंकि इंस्टा के बारे में पता चलने के बाद डिटेक्टिव को पता चलता है कि ये हर चीज़ का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। वो रायान से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पे रायान डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और ऑब्वियसली DI ल्यूक उसको पकड़ लेते हैं और वहाँ पे वो उसको बताता है कि जिस वेपन से मर्डर हुआ था वो वेपन मेरा है, लेकिन अब मैं नहीं जानता वेपन कहाँ है। उसके बाद डिटेक्टिव वापस स्कूल में आता है और वहाँ पे रायान को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद डिटेक्टिव वापस स्कूल में आता है, वो अपने बेटे को लेके कहता है कि आओ हम कुछ खाने के लिए चलते हैं, जहाँ पे उसका बेटा कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मगर वो उसको बताता है कि मेरे पास कुछ टाइम है, मेरे पास कुछ फ्री टाइम है, इसलिए और वो मैं चाहता हूँ कि मैं वो टाइम तुम्हारे साथ गुजारूँ। तो उसका बेटा खुश हो जाता है और उसको एक जगह के बारे में बताता है और वो वहाँ चले जाते हैं। एपिसोड 3 मंथ्स दिखाया जाता है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से असाइन होती है, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है, उसको डायरेक्ट जेल में नहीं भेजा जा सकता, इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट को असाइन किया जाता है ताकि वो चेक करे कि उस बच्चे के माइंड में आखिर क्या चल रहा है, जिसका नाम ब्रायोनी है। वो आती है और वो उसके बारे में बात करती है, जहाँ पे वो उससे डिफरेंट बैक टू फोर्स क्वेश्चंस करती है, उसके लिए वो उससे बात करती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि जिमी और उसके फ्रेंड्स को स्कूल में बुली किया जाता था। इट्स मीन के बच्चे उनको धक्का देना, उनके ऊपर अक्सर थूक भी देते थे और उसको काफ़ी बुली किया जाता था और वो अपने आप को अगली समझता था, क्योंकि कोई उस लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती थी, इसलिए वो अपने आप को अगली समझना शुरू हो गया था। उसके बाद वो बात करता है कि कैसे किसी लड़के को केटी की एक गलत पिक्चर मिल गई और उसने सारी क्लास में सर्कुलेट कर दी और सब ने उस पिक्चर को देखा, जिसकी वजह से केटी काफ़ी वीक पड़ गई थी। और जिमी को लगा कि क्योंकि वो वीक है तो मैं उसके साथ दोस्ती करता हूँ और उसके बाद उसको डेट पे ले जाने का पूछूंगा, क्योंकि वो वल्नरेबल है उस पॉइंट पे, तो वो मना नहीं कर सकती। तो जिमी ने ऐसा ही किया। जब जिमी ने उससे पूछा कि मैं क्या तुम्हें डेट पे ले जा सकता हूँ, तो उसने मना कर दिया, जिसकी वजह से जिमी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और उसके बाद उसने जेमी को बुली करना शुरू कर दिया, मतलब कि उसकी पोस्ट पे कमेंट्स करना डिफरेंट, और जिसमें वो कुछ कमेंट्स का मतलब ये था कि मतलब कि तुमसे कभी भी कोई लड़की नहीं सेट होगी, तुम कभी भी किसी लड़की के साथ सेक्स नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा वर्जन रहोगे, इस तरह की चीज़ें जो कि उसको ट्रिगर करती रही। इसके अलावा जब ब्रायोनी ने उससे उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछा, तो वो हमेशा उसने बताया कि कैसे उसके फादर उसको फुटबॉल खिलाने के लिए लेके जाते थे, लेकिन जब वो कुछ गलत करता था, कुछ मिस्टेक करता था, तो उसके फादर मुंह मोड़ लेते थे, उसकी तरफ नहीं देखते थे। वो चाहता था कि, और इसी तरह जब ब्रायोनी ने कुछ क्वेश्चंस उससे किए और उस वक्त जब ब्रायोनी ने उससे नेक्स्ट बैक टू फोर्थ क्वेश्चन किया, तो वो उन पे भी अग्रेसिव हुआ, क्योंकि उसको लगा कि ब्रायोनी उसको कहेगी कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन ब्रायोनी ने जब ऐसा नहीं कहा तो उसको इस बात पे गुस्सा आया। उसको उस वक्त एक ही चीज़ ट्रिगर कर रही थी कि क्या ये भी मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही है, क्या ये भी मुझे अच्छा नहीं समझती, क्या ये भी मुझे अगली समझ रही है। वो सिर्फ यही सोच रहा था।
उसके बाद ब्रायोनी ने कैसे उससे मेल मैस्कुलिनिटी, फीमेल और उस सब चीज़ों के बारे में बात की, जहाँ पे उसको बस यही न पता था कि एक अल्फ़ा मेल कैसा होता है, एक अल्फ़ा मेल क्या होता है, एक मैस्कुलिनिटी क्या होती है। वो इन चीज़ों में कभी डीपली उसको फीमेल या उनके बारे में कोई भी चीज़ बात करनी ही नहीं थी। उसको जस्ट एक अल्फ़ा मेल क्या है, अल्फ़ा मेल की बातें क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा था। अब आते हैं 13 मंथ्स मतलब 4th एपिसोड के ऊपर, जो कि लास्ट एपिसोड थी, जिसमें दिखाया जाता है कि इस सब की वजह से जेमी की फैमिली भी काफ़ी सफ़र कर रही है, और कैसे जेमी के फादर का 50th बर्थडे होता है, जिसके लिए वो घर में तैयारी कर रहे होते हैं, और उन लोगों का प्लान होता है वो घर में कुछ ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, मगर उस दौरान कुछ बच्चे वैन के ऊपर कुछ गलत बात लिख के चले जाते हैं, की वजह से एडी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और वो उसी वक्त अब लीसा और मैंडी को कहता है कि हम जाएंगे अभी और शॉप पे जाएंगे और जाके सामान लेके आएंगे इसको साफ़ करने के लिए, जिसके बाद वो लोग डर के जल्दी वैन में बैठ जाते हैं और वो लोग चले जाते हैं सामान लेने के लिए। वहाँ पे जब फादर शॉप में जाता है, वहाँ पे उससे एक लड़का उसी तरह से उसके बारे में बात करता है कि सारी गलती उस लड़की केटी की है, जेमी ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो उसे बुली कर रही थी, और ये वो जैसे कि फेसबुक इंस्टा पे हम कॉमेंट्स देखते हैं कि हाँ ये एक लड़की की गलती है, लड़की ने गलत किया, सेम ऐसे ही उसके फादर को बताया जाता है। जबकि उसका फादर ये सब चीज़ें सुन के इतना ज़्यादा आउटब्रस्ट हो जाता है कि वो जाके गाड़ी के ऊपर पेंट फेंक देता है और सब कुछ, और जिसकी वजह से लीसा और उसकी मदर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। उसके बाद जेमी जब वो वापस जा रहे होते हैं तो जेमी उनको कॉल करता है। जेमी उसको कॉल करके बताता है कि मैं अपना कन्फेस करने लगा हूँ, अपना जुर्म कन्फेस करने लगा हूँ, और जब उसका फादर उसको कुछ नहीं बोलता, आगे से कुछ नहीं बताता, तो वो दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मैंडी आंसर करती है कि मैं भी वहाँ पे हूँ, मैं यहाँ ही पे हूँ, हम तुम्हारी बात भी सुन रहे हैं। तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि क्या मेरी मदर और मेरी सिस्टर भी यहाँ पे, और वो क्यों सुन रही है, मैं सिर्फ अपने जिस तरह होता है कि मुझे सिर्फ अपने फादर से बात करनी थी, और उसका रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं होता। उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं, और उसके फादर जब अपने रूम में जाता है, उसके फादर जेमी के रूम में जाते हैं, और वहाँ जहाँ के वो सारी चीज़ों को देखते हैं और वो काफ़ी रोते हैं, और उनको लगता है कि मेरी गलती है, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। ये तो थी सारी स्टोरी। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इस स्टोरी के एंड पे ना, ठीक है, मैंने मतलब बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सब ने कहा हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये उस लड़की की भी गलती है, वो उसे बुली कर रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, बट इस स्टोरी में आखिर बताने की कोशिश क्या की गई है? ये एक 4 एपिसोड की स्टोरी है, और इसमें कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा है जो हमें बताने की कोशिश की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट, जो कि स्टोरी ही जहाँ से शुरू होती है, वो थी डी.आई. ल्यूक के मोबाइल पे एक मैसेज आना, कि उनके बेटे का मैसेज आना कि मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, जिसको डी.आई. ल्यूक ने अपनी कोलीग के साथ हंसी में उड़ा दिया। वहीं से तो स्टोरी स्टार्ट हुई थी। हमने यही देखा है कि पेरेंट्स उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, कैजुअल लेते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी वो बहाना करता है, तो पेरेंट्स कहते हैं अरे ये स्कूल ना जाने के बहाने। मगर हमें उस चीज़ को तो देखना है, वही तो पॉइंट है, वही तो रियलिटी है कि हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि देखो, जब बाद में पता चलता है कि बाद में जब पता चलता है कि आदम को स्कूल में बुली किया जा रहा था, और इसी वजह से शायद वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके फादर ने उसको पूछा नहीं, उसको फ़ोन करके पूछना चाहिए था कि बेटा क्या इशू है, आप मुझे बताओ, या वो घर जाता उससे पूछता। मगर उसका फादर इतना एब्सेंट था कि वो उसको कुछ नहीं पता कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है। अब जब वो स्कूल जाता है और वो सारी सिचुएशन उसको इंस्टा वाली बताता है, उस वक्त जब उसका फादर उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त भी वो यही कह रहा था, मतलब उसको ये चीज़ नहीं इमेजिन ही नहीं हो रही थी कि मेरे फादर मेरे पास खड़ा हुआ है, मेरी बात सुन रहा है। वो उसको उस वक्त भी कह रहा है आपको शायद जिम जाना होगा, आपको आपका ज़रूरी काम होगा, आप उधर चले जाओ, आप उधर चले जाओ। इट्स मीन कि उसको पता है कि मेरे फादर के पास टाइम नहीं है कभी भी मेरे लिए, तो वो कैसे अपनी बात कहेगा। तो जहाँ पे अब ये क्लियरली यहाँ पे ये बात ही नहीं है कि मर्डर हुआ, किसने किया और कैसे किया और कहाँ वेपन है। ये तो स्टोरी थी कि देखो आजकल की बताया जाता है, जिस तरह की हर जहाँ पे हम सुन रहे हैं जेंजी बदतमीज़ हैं, जेंजी बड़ों की बात नहीं सुनते, जेंजी पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे, ये है वो, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ये उसी की तो स्टोरी है। अब देखो, अगर पेरेंट्स ने उसके फादर को, डी.आई. ल्यूक को जब एक मैसेज आया तो उस वक्त उसने ध्यान नहीं दिया। वो उससे पहले कितनी दफ़ा उसने अपने फादर को मैसेज किया या बात की होगी, मगर कभी उसके फादर ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बेटे ने उससे बात करना ही छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि उसको पता है कि कौन सा मेरे फादर ने इस चीज़ पे मेरे लिए स्टैंड लेना या मेरा ध्यान दे देना या मेरी बात सुन लेनी है। अब सेकंड चीज़ आती है कि एक 13 साल के बच्चे ने मर्डर कर दिया, ठीक है, और ये कैसे हुआ, क्यों उसने कर दिया, ये सब कुछ, और जो उसका बिहेवियर था ब्रायोनी के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, वो किस तरह से, वो कैसे, वो सब चीज़ें। अब देखो, हम
उसका फादर जो है वो एक प्लम्बरिस्ट का कुछ काम करता है, जिसके पास सुबह से शाम तक बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसकी मदर उसको एक रूम में वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये रूम तो सबसे सेफ़ है, बच्चे बाहर नहीं जा रहे, किसी से मिल रहे नहीं हैं, तो इट्स मीन वो सबसे सेफ़ रूम के अंदर है। मगर बात ही तो ये नहीं है। अगर वो कभी भी घर आता है, वो परेशान है, उसको गुस्सा है, वो किसी बात पर गुस्सा कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अरे इसका फादर भी तो एग्रेसिव है इसलिए ये एग्रेसिव है। या फिर ये सोचना चाहिए कि हमें इसका हल निकालना चाहिए कि क्यों हमारा बेटा इतना एग्रेसिव हो रहा है, उसको क्या इशू है। अब वो इतना टाइम वो स्कूल में बुली होता रहा, उसके पेरेंट्स को इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं। सेकेंड ऑफ ऑल, उसको फील होता है कि वो अगली है, वो प्यारा नहीं है देखने में, ठीक है, मतलब वो हैंडसम नहीं है कुछ भी, ठीक है, उसके माइंड में ये चीज़ आती है, मगर उसके पेरेंट्स को ये चीज़ का पता ही नहीं है। और वो अपने फादर को एज एन रोल मॉडल देखता है, ठीक है, लेकिन उसके फादर जब वो बास्केटबॉल में उधर था, बास्केटबॉल खेलने के लिए जाते हैं, कोई भी इशू होता है, जब भी वो कहीं पर कोई मिस्टेक करता है तो उसके फादर दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं, बजाय उसको ये बताने की इट्स ओके बेटा, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, जीत होती है, हार भी होती है, हमें इस सब से निकलना चाहिए। उस वक्त भी जब सेम ही पॉइंट पे जब डिटेक्टिव उनको CCTV दिखाता है और ये प्रूव हो जाता है कि जिमी ने ही उसका मर्डर किया, तो उसके फादर उसकी तरफ देखने के बजाय या उसको हक करने के बजाय जो उसको उस वक्त ज़रूरत थी, उन्होंने फिर वही किया, उन्होंने दूसरी तरफ देख लिया, जिसकी वजह से उसके बेटे जिमी को सेम चीज़ दोबारा फेस करनी पड़ी कि मेरे फादर मुझसे अशेम है, वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। तो क्या ये पेरेंट्स की ही निगलेक्शन का नतीजा नहीं है? क्या ये पेरेंट्स को अब जेंजी का देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिमी की 50th बर्थडे सेलिब्रेट करने का मतलब वहाँ पे एग्जैक्टली बताया गया कि 50th बर्थडे है, एडी 50 ईयर ओल्ड हो गया, और जो उसका बेटा जेमी है वो इस वक्त 14 ईयर्स का होगा, क्योंकि 13 मंथ्स के गुजरे तो वो 14 ईयर्स का है। तो इट्स मीन कि उनके दरमियान कितना बड़ा जनरेशनल गैप है। तो जहाँ पे इतना बड़ा जनरेशनल गैप है तो इट्स मीन कि वो नहीं समझ रहे, उनको लगता है कि अरे हमारे पेरेंट्स जिस तरह होते हैं, वो कहते हैं हमने भी तो अपने पेरेंट्स की बात सुनी, हमने कभी अपने पेरेंट्स को कुछ मना नहीं किया, कुछ नहीं किया। मगर आपकी और 14 ईयर बच्चे की सोच में बहुत बड़ा फ़र्क होगा। और अब आपकी जनरेशन जिसको इतना एक्सपोजर है कि उसको आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको हर चीज़ के बारे में पहले से पता है। तो आपको क्यों लगता है कि आप उसको समझ जाएंगे तो वो समझेगा? उसको ऑलरेडी हर चीज़ पता है, बस आपको सुनना है, उसकी बात सुननी है, वो क्या कहना चाहता है, फिर उसको समझें, उसकी बात सुनें, उसके पास बैठें। ये सब तो निगलेक्शन है कि अब पेरेंट्स को ध्यान ही नहीं। अब उसके फादर तो घर नहीं है, लेकिन वो क्योंकि अपने फादर को एज एन मैस्कुलिनिटी देखता है, उसको यही वो इंस्टा की कुछ ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसी पोस्ट में ऐड है जिसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि कैसा आदमी मैस्कुलिन है, कौन अल्फा मेल है, क्या मेल है, फीमेल को कैसे सप्रेस किया। उसने सारी ज़िंदगी यही देखा। अभी से जिमी का अरेस्ट हुआ उस वक्त से किसी पॉइंट पे भी एडी ने मैंडा या लीसा को देखने की कोशिश नहीं की। उसने नहीं देखा कि वो भी तो उसकी मदर है, उसके बारे में क्या ख्याल है। वो दोनों सिर्फ और सिर्फ एडी को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इट्स मीन कि कैसे घर में जमी ने देखा कि लड़कियों के इमोशंस, लड़कियों का ना करना, लड़कियों की कोई भी चीज़ के बारे में कहीं पे भी कोई बात नहीं हो रही। लड़कियां अगर उसकी मदर अगर कुछ मना भी कर रही हैं तो उसके फादर कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तो जमी ने यही चीज़ देखी और उसको जब उसने कैटी को प्रपोज़ किया या उसने उसे डेट पे जाने के लिए कहा और कैटी ने मना कर दिया, तो उसको ये चीज़ इतनी बुरी लगी कि उसको ये लगा कि कैसे एक लड़की मुझे मना कर सकती है, कैसे। ये चीज़ें तो घर के अंदर से स्टार्ट होती हैं, ये चीज़ें तो घर में सिखाई जाती हैं, घर में बताई जाती हैं। अब एट द एंड ऑफ द एपिसोड जब जेमी का फादर एडी ये बात कर रहा था कि कैसे उसके फादर ने उसको सारी लाइफ उसको बहुत मारा और वो चाहता था वो अपने बच्चों पे कभी भी हाथ नहीं उठाएगा, तो उसने वो अपने फादर से अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक चीज़ की, मगर वो ये चीज़ भूल गया कि उसने हाथ तो नहीं उठाया, मगर जो उसने गुस्सा किया और जो अपनी फीमेल्स को उसने सप्रेस करके रखा, अपने बेटे से कभी उसने उसके दिल की बात नहीं की, उससे बात नहीं की, उससे बैठ के उससे पूछा नहीं कि क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हो, क्या मसला है, क्या लाइफ में इशू है। तो उसकी वजह से कितना बड़ा आउटबर्स्ट निकला कि उसको लगने लगा कि यही सब तो चीज़ें हैं, यही सब तो है। अब ये स्टोरी यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये कैसे निगलेक्शन की स्टोरी है कि डी.आई. ल्यूक को जब स्टार्ट में मैसेज रिसीव हुआ और सेकंड एपिसोड के एंड में वो कैसे अपने बेटे को लेके जाता है और वो वहाँ पे उसके लिए एब्सेंट के बजाय उसके साथ होने की, उसकी बात सुनने की कोशिश करेगा। तो इट्स मीन वहीं पे वो एक बेहतर फादर बनने की कोशिश करता है उस केस की वजह से, ठीक है। तो यही तो बताने की यहाँ पे तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है कि लड़की ने बुली किया या लड़की की गलती है या लड़के की गलती है, जेमी की गलती है और कैटी की गलती है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि कैसे अगर आपको ये लग रहा है कि
जेनजी जो है, जेनजी बच्चे जो हैं आजकल के, ये बदतमीज़ हैं, ये बात नहीं सुन रहे आपकी या कुछ भी, क्योंकि अभी बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जो जिनके कुछ बच्चे जो हैं वो जेनजी हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या एक ही बात करते हैं, फ़नी वे में लेते हैं जेनजी, या जेनजी को फ़नी वे में हमेशा समझा जाता है, ठीक है। मगर क्या आपने जेनजी, क्योंकि जेनजी को ऑलरेडी फुल एक्सपोजर है, जेनजी के पास मोबाइल है, इंस्टा है, फेसबुक है, हर चीज़ है, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का भी कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो उनको किसी चीज़ पर मसला नहीं है। अब मसला यहाँ पे आता है ये कि जब उनको हर चीज़ का ऑलरेडी पता है, जो चीज़ें मिलेनियल को अपने 20s में जाके पता चली थी, वो जेंसीज़ को ऑलरेडी उनके 9-10 में पता चल चुकी हैं, ठीक है। इतनी जल्दी जेंसीज़ को एक्सपोजर मिल चुका है उन सारी चीज़ों का। तो इसका मतलब कि आपके बच्चे आपसे 10%, 20% वो वैसे ही आगे हैं। तो आपको उनसे मैच करना है, उन्हें आपसे मैच नहीं करना। अगर वो आपसे मैच करने लगेंगे तो वो तो पीछे आएंगे ना। आपको उनसे मैच करना है आगे जाने के लिए। आप उनसे, अब सुबह में आप उनको ड्रॉप करने जाते हो, स्कूल लेने के लिए जाते हो, तो जब आप ड्रॉप कर रहे हो या ले रहे हो तो उस वक्त आप उनसे बात करो, आप उनको बताओ कि कैसे आप एक दूसरे की बात सुन सकते हो। शाम को आप इकट्ठे बैठो तो आप एक दूसरे से बात करो कि कैसे आप एक दूसरे की बात को सुनेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, ना कि उनकी बात को ये करना कि अरे ऐसे थोड़ी होता है। जैसे DI ल्यूक को जब उसके बेटे ने इंस्टा के कमेंट्स और उन चीज़ों के बारे में बताया तो वो उसको मना कर रहा था, उसको कह रहा था कि इस तरह ये थोड़ी चीज़ होती है। मगर यही है अभी कैसे, अभी हमें भी, अब पहले के पेरेंट्स या मिलेनियल को भी उन इमोजीज़, उन चीज़ों का मतलब नहीं पता। हमारे लिए इंस्टा के कमेंट्स, इंस्टा के इमोजीज़ हैं, मगर अब की जनरेशन के लिए उनके इमोजीज़ ही हर मतलब है। अब की जनरेशन में अगर आप कोई कमेंट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो उन लोगों के लिए अफेक्ट कर रहा है। आपको ये चीज़ें तो आपको खुद ध्यान रखनी चाहिए। आप बच्चों को इंटरनेट से दूर नहीं रख सकते, मगर आप उनके साथ उस इंटरनेट पे रह सकते हैं कि बच्चे, और आपको सबसे बड़ी बात जो आपके पेरेंट्स को जो ये लगता है कि अगर बच्चा रूम में है और वो सेफ़ है, तो यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब का बच्चा रूम में होते हुए कभी भी सेव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास रूम में होते हुए हर उस चीज़ का एक्सेस है जो उसको कहीं भी पहुंचा सकता है। तो अभी तो यही तो कमेंट है, यही तो हिस्ट्री है। अभी हम अगर इस एक और पॉइंट की बात करें कि जहाँ पे जेमी हर वक्त बार बार ये कह रहा था आई डिडंट डू एनीथिंग, तो इट्स मीन कि जब एपिसोड 3 में जिस वक्त उसने ये बोला कि शी वॉज अ बिच, शी बुलिड मी, शी वॉज अ बिच, तो इसका मतलब है कि वो यही बिलीव कर रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज शी बुलिड मी, उसने मुझे ना किया, वो मेरे साथ डेट पे नहीं गई, उसने मुझे मैस्कुलिन नहीं समझा, वो मुझे अल्फा मेल नहीं समझती थी, तो मैंने उसका मर्डर कर दिया। तो आई डिडंट डू एनीथिंग, इट वाज हर, बिकॉज ऑफ हर आई मर्डर हर। तो इट्स मीन कि उसका माइंड किस तरह से साइकोलॉजिकली किस तरह से वो वर्क कर रहा है कि वो यही फील कर रहा है, जबकि उसको ये फील करना चाहिए कि मैंने एक मर्डर किया, लेकिन वो क्या फील कर रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये उसने किया। जैसे कि जब एडी लास्ट एपिसोड में जब एडी स्टोर में जाता है और वहाँ पे उसको वो लड़का बताता है, वो लड़का भी उसको यही बात करता है कि उसकी गलती नहीं है, वो लड़का भी उसको यही बताता है कि उसकी गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, उस लड़की की गलती है, उस लड़की ने उसको बुली किया था, वो लड़की गलत कमेंट्स कर रही थी। तो ऐसे ही उसके माइंड में जब वो स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, इंटरनेट पे जब वो ये चीज़ें देखता है कि एक लड़की ने ये चीज़ किया, और वो कुछ ऐसे ग्रुप्स में भी ऐड था जहाँ पे ये बात हो रही है कि लड़की को ना करेगी या हाँ करेगी, तो उसका क्या मतलब है, क्या चीज़ें। तो वहाँ पे उसके माइंड में यही चीज़ आ रहा है ना कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं है, गलती उस लड़की की है। फिर वो जब घर में आता है और वो अपने फादर को देखता है, एडी को देखता है, कैसे वो अपनी मदर के साथ, मतलब वो अपनी वाइफ के साथ, मैंडा के साथ कैसे वो बात कर रहा है, किस तरह उसको सप्रेस कर रहा है। तो वहाँ पे उसको यही फील होता है ना, यही फील करवाया जाता है कि कैसे एक लड़की को आपको एक नीचे रखना है, ठीक है। आप जब वो फुल फर्स्ट एपिसोड में जब उसको एक अपना गार्डियन चूज़ करने का कहा जाता है तो वो अपने फादर को चूज़ करता है। लास्ट एपिसोड में भी जब उसने फ़ोन करके वो बताता है कि मैं मर्डर को कन्फेस करने लगा हूँ, तो वो अपने फादर को फ़ोन करता है। एक बार भी वो अपनी मदर को फ़ोन करके अपने नहीं बताता, एक बार भी वो अपनी मदर से बात नहीं करता। उस एक दफ़ा भी दिखाया नहीं जाता कि वो अपनी मदर से कहीं क्लोज़ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि शीज़न लड़कियों से इस तरह की बातें थोड़ी हो सकती हैं। जब उसको पता भी चलता है कि उसकी मदर वहाँ पे और उन्होंने वो सारी बातें सुनी है, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि क्यों, मतलब उसको लगता है कि मतलब लड़कियों का काम, लड़कियां किचन में बिलोंग करती हैं, वो ये सब चीज़ें उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको फील ही नहीं होता कि मदर जो है, नॉर्मली बच्चों की लाइफ में मदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो ज़्यादा क्लोज अपनी मदर से होते हैं। मगर यहाँ पे कैसे ये चीज़ दिखाई गई है कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ हर फादर रिएक्शन, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द हाउस, ही इज़ जस्ट टोटली इन द थिंकिंग दैट females are just an object in our life. We are just, they are there for us. They have nothing to do
इन देयर लाइव्स. सो इट्स मीन कि कैसे उसको ये चीज़ घर में, इंटरनेट पे, हर जगह पे यही चीज़ दिखाई जाती है. अब यहाँ पे अगर उसके फादर जो एडी है वो कभी भी उसके पास बैठ के उससे बात करता, उसके माइंड को समझने की कोशिश करता, या वो अपनी मदर से कभी कुछ बात करता, तो तब उसके मदर और फादर को पता चलता कि इसके माइंड में आखिर क्या चल रहा है. मगर उसके मदर फादर के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने बेटे की बैठ के बात सुने. और जब उन्होंने बात नहीं सुनी और मर्डर हो गया तो उस वक्त वो उनको बिलीव नहीं हो रहा कि हमारा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है. मगर आप तो अपने बेटे के बारे में कुछ जानते ही नहीं है. आपको तो पता ही नहीं है वो इंटरनेट पे क्या कर रहा है, आपको तो पता ही नहीं है उसकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको तो पता ही नहीं है वो अपने किन फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहा है. तो आप फिर कैसे कह सकते हो कि आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. तो ये सीरीज़ जो है ना, ये सीरीज़ इसलिए नहीं है कि एक लड़के ने एक लड़की को मार दिया, कैसे मारा, क्यों मारा, मोटिव कहाँ है, वेपन कहाँ है. नहीं, ये सीरीज़ थी ही इस बारे में कि कैसे एक घर का इन्वायरमेंट, पेरेंट्स की निगलेक्शन और एक इंटरनेट आपको सेफ़ नहीं रहने देता कभी भी. अगर आपके पेरेंट्स आपको निगलेक्ट करते हैं तो आप बाहर जाते हो, अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो, वहाँ से आप कुछ गलत चीज़ सीखते हो, वहाँ से आप कुछ गलत सीखते हो, अडॉप्ट करते हो, तो उसको एम्प्लीफाई भी करते हो. तो आपके पेरेंट्स तो आपको ऑलरेडी निगलेक्ट कर रहे हैं ना, उनको तो इन चीज़ों का पता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो. ठीक है, तो यहीं से तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि क्या पेरेंट्स को उतना फोकस अपने बच्चों पे नहीं करना चाहिए, वो भी आज के दौर में, आज के वर्ल्ड में जहाँ पे इंटरनेट इज़ ऑन अ फिंगर टिप्स. ठीक है, बच्चों को एक एक सेकंड की, एक एक पल की न्यूज़ उनके पास है, एक एक पल की उनको बात पता है, हर न्यू ट्रेंड, हर न्यू चीज़ के बारे में वो जानते हैं. वहाँ पे अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को निगलेक्ट करेंगे और उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके पास नहीं बैठेंगे, उनकी बातें नहीं करेंगे, तो वो बच्चे एट द एंड इसी तरह किसी ना किसी साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाएंगे. थैंक यू. This is it for the video. Thank you. See you in the next one. Bye.